हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का चैप्टर। ठीक है, इसके पहले हमारा ख़त्म क्या क्या हो चुका है। सबसे पहले मोशन, उसके बाद फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद ग्रेविटेशन। ये जितने भी हैं हमारे पास चैप्टर, ये सारे प्रॉपरली ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स रह रहा है। न्यूमेरिकल्स अभी हमारे पास पेंडिंग में है, सिर्फ इस वाले चैप्टर का, मोशन का और ग्रेविटेशन का। दोनों का हमारे पास न्यूमेरिकल ऑलरेडी कंप्लीट है, हमारे पास फुल्ली फिनिश्ड है। ठीक है, इसका और ये फिनिश्ड है हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद हमको शुरू करना है वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी पहले हम खत्म करेंगे, उसके बाद उसके जैसे जैसे मैंने क्या बोला था कि नेक्स्ट टाइम से जब भी हम प्लान करेंगे वो क्या करेंगे, हम एकदम बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हम करते चले जाएंगे और उसका एकदम बैक टू बैक हम रिवीजन भी करते चले जाएंगे। न्यूमेरिकल्स हों या फिर हमारे पास जैसे सिलेबस पड़ेगा आगे आगे वैसे वैसे हम इसके क्या करते चले जाएंगे। इस पर डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सबको हमको करते चले जाना है। ठीक है, तो चलो अभी 2 दिन गैप हो गया क्योंकि थोड़ा काम था, मैं कहीं बिजी था, प्लस मेरा खुद का बर्थडे था तो मैं सेलिब्रेट करने में रह गया। स्टूडेंट्स सारे मिलकर रह गए थे और मैं 2 दिन अपलोड नहीं कर पाया वीडियो। तो मोस्ट प्रोबेबली कल अपलोड हो जाएगा। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे को अपलोड हो जाएगा ये वीडियो। तो देखो, जैसे चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, उसके साथ साथ इसमें पावर भी है, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, पावर के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें इसके बारे में पावर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम एक ही बार सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, उसके बाद एनर्जी के बारे में, उसके बाद पावर के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं किसके बारे में, वर्क के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं वर्क एक्चुअली होता क्या है। वर्क क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ को डिफाइन करें, जो कोई काम हम करते हैं उसी को हम वर्क कहते हैं। ठीक है, अगर हम फिजिक्स में चले तो किसी भी काम के करने के लिए क्या होता है, मतलब कोई फोर्स हम लगा रहे हैं, कोई भी फोर्स हम लगा रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट में, जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है, तो इसी को अगर फिजिक्स के रूप में देखा जाए तो फोर्स, अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितना उसका प्रोडक्ट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। तो देखो हम क्या कहेंगे इसको, इट इज़ अ फोर्स। देखो इसके लिए हम डेफिनेशन अगर देखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मान लो यही है, अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। मतलब यहाँ से, जैसे यहाँ पे था, इस पे फोर्स हमने अप्लाई किया, ये यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया, तो जितना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स से, तो जितना हमारे पास उसके प्रोडक्ट आएगा वही होगा हमारे पास वर्क डन। ठीक है, अब इसकी बात की जाए तो देखो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या कहेंगे, वर्क डन जो है उसको हम डिनोट किससे करते हैं, वर्क डन को हम डिनोट करते हैं किससे, W से, इज इक्वल टू फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, F से, एंड मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम किसे कहते हैं कि जो भी हमारे पास वेलोसिटी होगी, जो भी हमारे पास मूवमेंट होगा उसको हम कैसे, डिस्प्लेसमेंट को हम कभी भी ग्रेविटी वाले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट, मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ चला गया तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस होता था वही डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब ये कि यही डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, S। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, जो इसका फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा। अब इसकी अगर SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट की बात करें तो वर्क डन का SI यूनिट क्या हो जाएगा, तो चलो इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, तो इट्स SI यूनिट इज। अब देखो SI यूनिट को हम कैसे निकालेंगे, तो हम निकालने का एक तरीका बता दे रहे हैं, और वो क्या था हमारे पास, फोर्स का SI यूनिट क्या था, न्यूटन, और
डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का जब हम मोशन पढ़ा रहे थे तभी हम पढ़ाए थे डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या था, डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐसा यूनिट था हमारा मीटर। तो हम इसका ऐसा यूनिट क्या कहेंगे, हम इसका न्यूटन मीटर, और ये हो जाएगा हमारा इसके लिए टर्म। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि जब इसके सीजीएस यूनिट की बात करें, जब ऐसा यूनिट नहीं आया था तो उससे पहले एक सीजीएस यूनिट चलती थी, उसका ऐसा यूनिट क्या था हमारे पास, तो इट्स सीजीएस यूनिट इज अर्ग। इसका सीजीएस यूनिट जो था वो था अर्ग। अब बात करें वन अर्ग की, तो वन अर्ग में कितना जूल होता है, या फिर इसी को देखो, इसी को हम कहते हैं क्या, एक सेकंड जो, ठीक है, हाँ देखो, अब ये जो है हम इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं जूल, जूल। ठीक है, अब न्यूटन मीटर स्क्वायर कहो या जूल कहो, ठीक है। अब बहुत बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जूल तो एनर्जी का होता है, एनर्जी का, ठीक है, तो हम अभी बात करते हैं, उस पर भी हम आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं कि वर्क डन और एनर्जी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हम इसके बाद ही बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ये है अर्ग। अब बात करें अर्ग की, तो हमारे पास क्या था, 1 जूल में जब हमारे पास ऐसा यूनिट आया तो उसमें हमने क्या देखा कि जो 1 जूल होता है या फिर 1 न्यूटन मीटर होता है उसमें कितना अर्ग होता है। तो हम इसकी बात करें तो ये होता है हमारे पास 10⁻⁷ अर्ग, और ये लिख लेना। और ये न्यूमेरिकल्स में 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कि जैसे कि लिखोगे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, और 1 वर्ड्स में जो क्वेश्चन होते हैं ये 1 मार्क्स का होता है, इसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद चलते हैं, जैसे वर्क डन, तो हमारे पास वर्क के बारे में जो हमको जानना था वो हो चुका है। हमको देखो अभी क्या है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम शॉर्ट में चल रहे हैं, मतलब जिसको हमको चाहिए जानकारी उसको हम शॉर्ट में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम ब्रीफ पढ़ेंगे, जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे वैसे हम आगे पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो जो हमारे पास मेन पॉइंट है सिर्फ हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वर्क डन के लिए हमारे पास इतना जानकारी काफ़ी होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में कि कौन कौन सा टाइप होता है, कैसा कैसा हमारे पास क्या कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, उसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। और टाइप से ही ज़्यादातर पूछा जाता है कि ये हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, या फिर फोर्स हम ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर अप्लाई हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, मतलब वो कौन सा हमारे पास होगा कि टाइप्स ऑफ वर्क, कौन सा वर्क डन होगा, कौन सा वर्क डन नहीं होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं किस पे, इसके टाइप्स पे। तो वर्क डन के जो वर्क का जो टाइप होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वर्क का टाइप देखो हम 3 तरह से उसको डिफाइन करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखो कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है, एक तो हो जाता है पॉजिटिव, जो कि हम इसको पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं, वर्क डन, ठीक है। या फिर इसको सिर्फ पॉजिटिव रहने दो, क्योंकि वर्क तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, यहाँ पे जगह का स्पेस जो ऑक्यूपाई करेगा बहुत ज़्यादा, इसलिए हम इसको सिर्फ पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 0, तो इसको लिखेंगे ऐसे 0 वर्क डन। उसके बाद एक और होता है, वो क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। अब देखो इसके 3 टाइप, अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं देखो जरा। अगर हम इसकी बात करें तो इसके हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हमारे पास, पॉजिटिव वर्क, इसको ऐसे कर दो, पॉजिटिव वर्क डन। दूसरा होता है हमारे पास 0 वर्क डन, और तीसरा होता है हमारे पास नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में हम यहाँ से ब्रीफ पढ़ेंगे कि हमारा क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो देखो अब पॉजिटिव वर्क डन किसे कहते हैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे, इस पर लिख दिया करेंगे, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, मान लो कि देखो जैसे कि ये हमारे पास है स्केच है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर। तो जो भी लिफ्ट करने के लिए जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो क्या लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो जरा देखो जो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए फोर्स जब लगा रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही हो रहा है। मतलब ये कि अगर हम बात करें तो मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये ग्राउंड पे है, ठीक है, ये ग्राउंड पे है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, अब इसी पे हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ। मैंने हमारे पास स्केच ही है, स्केच हमने रखा है यहाँ पे, अब इसको हमने फोर्स लगाया अपर की डायरेक्शन में ऊपर। तो जब फोर्स हम ऊपर लगा रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, एक्स में हमारा डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रहा है। मतलब ये एग्जैक्टली यहाँ पे पहुँच के कहाँ चला गया, जो हमने फोर्स लगाया थे ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। जैसे ही चलिए इसको दूसरे कलर से बना दिख जाएगा, ये इसमें मिल जाएगा। देखो
अब जब हम फोर्स लगाएंगे इस पर तो ये डिस्प्लेस होकर यहाँ से डिस्प्लेस होकर ये यहाँ पहुँच गया, तो ठीक है। तो जब यहाँ पे पहुँच गया तो देखो जरा, यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी किधर हुआ, ऊपर की तरफ हुआ, और हम फोर्स भी किधर लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। तो मतलब ये कि अगर फोर्स का डायरेक्शन और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका डायरेक्शन, दोनों का दोनों डायरेक्शन सेम हो जाए, मतलब कोई भी हम पुश कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे देखो ये वाला हम इस पर क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं इधर से, तो पुश करें तो ये मूव कर रहा है इधर, जैसे हमने पुश किया ये मूव किया इधर, तो मूव किया मतलब क्या, फोर्स भी हम इधर लगा रहे हैं और मूवमेंट भी हमारा इधर हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही चला गया। तो इस केस में हमारा क्या होता है कि जो भी हमारे पास वर्क डन होता है वो होता है पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। मतलब हम इसको अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, चलो इसके लिए लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम वहाँ पर, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट, व्हेन displacement of the object and the direction of applied force and the direction of applied force are in सेम डायरेक्शन। देखो मतलब ये कि अब जरा देखो हमारे पास क्या हो रहा है कि फोर्स हमने लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा हुआ ऊपर ही। जब ऊपर ही डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स भी हम अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या है कि जो डायरेक्शन होता है, जो हमारे पास वर्क डन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव वर्क डन होता है। अब इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, मतलब जो फोर्स हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं वो और जो डिस्प्लेसमेंट इसमें हो रहा है वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, तो उस केस में हमारा क्या होता है कि उस केस में अगर हम बात करें तो वो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन होता है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास। अब इसके अलावा अब हम चलते हैं क्या, जीरो वर्क डन पे। जीरो वर्क डन मतलब क्या, सर को ले जाओ, दीवार में जोर से मारो, सर टूटेगा या दीवार टूटेगा, टूटेगा। तो सर मतलब ये कि कोई भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी फोर्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो उससे क्या हुआ, कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं। मतलब ये कि अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं, ठीक। मतलब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, हम फोर्स अप्लाई कर दिया, तो हमने फोर्स जब अप्लाई किया तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो था वो क्या हुआ, तो हमारे पास क्या, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे था, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, मतलब ओरिजिनल पोजीशन फिर से इसका यही रहेगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एस वो हुआ ही नहीं। तो जब डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो इस केस में क्या करेंगे, जीरो वर्क। मतलब ये कि अगर बात किया जाए, चाहे फोर्स तुम 1000 न्यूटन लगा लो, फोर्स तुम 1000 न्यूटन लगा लो, लेकिन अगर वो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं मतलब वर्क तुमने कुछ भी नहीं किया। अब जैसे कि अगर एग्जांपल दिया जाए कि मान लो हमने यहाँ पे हम ऐसे किए, ऐसे करके हम पढ़ रहे हैं, अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर इसको हम क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, हमारा क्या हो रहा है कि हमने पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमने किया ही नहीं, मतलब इसमें कोई वर्क हमने किया ही नहीं, ठीक है। मतलब ये कि अगर हम कोई भी सामान, जैसे क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कोई भी हमने कुछ भी मटेरियल लिया, लिफ्ट करके हम ऐसा होल्ड किए रहते हैं, होल्ड किए मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है इसमें, सिर्फ पोजीशन उसका चेंज ही नहीं हो रहा है। अब वर्क डन मतलब हमको लगता है कि हम थक जाते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ नहीं। फिजिक्स के केस में ऐसा क्या होता है कि जब जिस केस में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है उस केस को हम कहते हैं जीरो वर्क डन, मतलब तुमने कोई भी काम नहीं किया। पूरे दिन भर तुम पढ़ो, पूरे ऐसे होकर खड़े होकर पूरे दिन भर पूरा बुक को पढ़ जाओ, लेकिन अगर उसमें कुछ किसी केस में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ मतलब हमने कोई काम नहीं किया, सिंपल सा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो अभी जीरो वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या कहेंगे हम कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक सेकंड, सॉरी देखो, तो हम क्या कहेंगे, हम नेगेटिव का पढ़ रहे थे, ठीक है। तो देखो व्हेन, इसको लिख दो, व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट object even when the force is
अप्लाइड। देखो अब कह रहा है कि कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं, इवन कि मैंने फोर्स इस पे अप्लाई किया, मतलब जैसे देख लो इसी की बात करते हैं, हमने फोर्स अप्लाई किया, पूरा फोर्स अपना पूरा पावर लगा दिया हमने इस पर, पूरा फोर्स लगा दिया इस पर, लेकिन ये मूव ही नहीं हुआ। अब ये कभी मूव ही नहीं हुआ, मतलब क्या वर्क डन हमने किया, हमने पूरा अपने तरफ से पूरा कोशिश किया, लेकिन फिजिक्स के केस में हमारे पास क्या होगा, फिजिक्स में अगर हम बात करें तो इसमें हमने कोई काम नहीं किया, लेकिन अपने तरफ से हमने पूरी कोशिश की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीरो वर्क डन। अब हम चलते हैं निगेटिव वर्क डन पे। तो निगेटिव वर्क डन मतलब क्या, ऐसा थोड़ी ना है कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पास उल्टा हमको कोई पावर लगा। न्यूटन्स के थर्ड लॉ के केस में देखो कि हम फोर्स कोई लगाते हैं तो दीवार अपोजिट फोर्स लगाता है, ठीक है, ये हमने पढ़ चुका, ठीक है। तो देखो अब कह रहा है इस केस में कि जब फोर्स अगर हम दो पढ़ चुके हैं तो दो से हमारा तीसरा बिल्कुल ईजी हो जाना चाहिए। क्या कि देखो अगर कोई फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, मतलब फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन जो बॉडी का मूवमेंट हो वो इस डायरेक्शन में, फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं किधर, इधर की तरफ बॉडी का मूवमेंट है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इधर। तो जो ये फोर्स लगेगा उस केस में हमारा क्या होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो, और ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट का जो फोर्स अप्लाई करने का डायरेक्शन होगा वो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा, निगेटिव वर्क डन होगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में देख लो कि हमारे पास एक ये क्या है, इस पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ज़रा देखो अगर हम इसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मूव करेगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। अगर इसका पोजीशन यहाँ चला गया तो ज़रा देखो जब कोई पर्सन अप्लाई कर रहा है फोर्स तो वो लिफ्ट कर रहा है, उस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, ठीक है, और फोर्स भी हमारा किधर अप्लाई हो रहा है, ऊपर ही अप्लाई हो रहा है। पर्सन के केस में कोई आदमी उठा रहा है, मतलब इंसान उठा रहा है, उस केस में ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम बात करें इसकी क्या ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो ग्रेविटी हमारा फोर्स किधर अप्लाई करता है, ग्रेविटी हमारा किधर अप्लाई कर रहा है, नीचे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है इसका, ऊपर। इस केस में ज़रा देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये निगेटिव फोर्स हो जाएगा, निगेटिव वर्क डन हो जाएगा। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इसको यहाँ छोटा सा लिख दो, डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ थोड़ा जगह कम है तो मैं इसमें थोड़ा सा लिख देता हूँ, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट is in the opposite direction of the applied force। देखो अब कह रहा है कि अप्लाइड जो फोर्स होगा उसके केस में देखो आप जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स हमारा क्या हो रहा है, ग्रेविटी जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो नीचे की तरफ खींच रहा है। अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये इसी की बात करें तो ग्रेविटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी इसको फोर्स को, इस बॉडी को क्या करेगी, फोर्स नीचे अप्लाई करेगी, लेकिन हम ऊपर की तरफ उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। उस केस में हमारे पास जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन। लेकिन कोई पर्सन है, अगर पर्सन कोई उठा रहा है, मतलब फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, उस केस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि ग्रेविटी के केस में अगर कोई अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, मतलब कोई लिफ्ट कर रहे हैं बॉडी, तो ग्रेविटी फोर्स नीचे लगा रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, ठीक है। सेम तो वही होगा हमारे पास। जैसे कि अगर मान लो कि अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल दें तो जैसे देखो क्या होता है हमारे पास कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जैसे कोई बहुत बच्चे क्या करते हैं, जिम जाते हैं, तो जिम में जब जाते हो तो क्या होता है कि एक हाथ हम देखते हैं ना, ट्राइसेप वगैरह जब मारें या फिर हम क्या करें कि कोई हम चेस्ट वगैरह की अगर हम कुछ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, फोर्स हम कहाँ अप्लाई करते हैं, इधर। फोर्स मतलब हम कहाँ अप्लाई करते हैं, अपनी तरफ, मतलब हम अपनी तरफ जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, हम अब इसको इधर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो जरा इस केस में क्या है, बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि हम इधर अप्लाई कर रहे हैं और ये इधर जा रहा है, तो क्या होता है
कि इस केस में भी पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। कैसे हो रहा है कि ज़रा देखो, जब हम वर्क अप्लाई कर रहे हैं, जो फोर्स हमको लग रहा है कि हम नीचे अप्लाई कर रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, ऐसी गलती मत कर देना कभी भी। क्यों? क्योंकि जो फोर्स देखो जरा यहाँ से ऐसे गया, तो फोर्स मतलब हमको इधर ही तो अप्लाई करना है, फोर्स भी हम ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा ऊपर हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इसमें ये मत कह देना कि जो हम जिम वगैरह में जो अप्लाई करते हैं, जो फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हम नीचे अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, ऐसी गलती नहीं होती। जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग तो हम डायरेक्शन तो देख लो, स्ट्रिंग जब हम इधर से खींचेंगे तो ये मेरे तरफ खींचा, ऊपर से ऊपर की तरफ आई, और जो ऊपर से जो पुली में जुड़ी होती है वो क्या ऊपर की तरफ ही तो खींच के लेकर जाती है। जो फोर्स ऊपर लगा, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होता है, वो पॉजिटिव वर्क डन में होता है। ठीक है, अब एक बात करते हैं सिंपल सा, तीनों को एक साथ हम कर रहे हैं एक एग्जाम्पल में, तीनों को एक एग्जाम्पल में समझा रहे हैं। ठीक है, नया एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें तीनों का तीनों जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन है, तीनों एक साथ आ जाएगा। अब वो कैसे आएगा वो भी करके दिखाते हैं, कैसे आएगा दिखाते हैं। एक सेकंड पहले इसको लिख लेने दो, जीरो वर्क डन। अब चलो सबसे पहले ये बताओ कि टग ऑफ वॉर कौन कौन खेलता है। टग ऑफ वॉर खेले हर कोई खेला, ऐसा नहीं है। जैसे भोजपुरी में या फिर हम अपने इलाके में चले जाए, अगर बिहार साइड में कोई चला जाए, गोरखपुर साइड में चला जाए, उसको कहते हैं कि रस्सा खींच। रस्सा खींच जो हम क्या करते हैं, दो टीम होती है, एक दूसरी तरफ दोनों तरफ से पकड़ के रस्सी को हम खींच रहे होते हैं, उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं उसको टग ऑफ वॉर। ठीक है, तो देखो टग ऑफ वॉर में क्या होता है कि एक ये रस्सी होती है, ये एक रस्सी है। ठीक है, हमने इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा इसलिए बनाया कि रस्सी दिखे तो लगे कि हाँ एक रस्सी है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे हमारे पास कितने लोग हैं, पाँच लोगों की टीम इधर है। ठीक है, और इधर भी हमारे पास 5 लोगों की टीम है। देखो इधर नॉर्मल लोग हैं और इसमें है मोटा सब, देखो बहुत मोटा है सब। पाँच लोगों की टीम इधर भी है, इधर है पतलुआ सब, इधर है मोटका सब। ठीक है, अब देखो, अब कह रहा है कि ये जो फोर्स अप्लाई करेगा वो इधर अप्लाई करेगा फोर्स, ये जो टीम अप्लाई करेगी वो इधर फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, अब ज़रा देखो को जीतेगा कौन, कोई ना कोई तो जीतेगा। अगर मान लो कि टीम बी जो है वो 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है इधर साइड में, और जो टीम सी है, अगर तुम देखो इसको लिख दो, टीम ए और ये है टीम बी। ठीक है, अब टीम जो ए है वो 50 न्यूटन का फोर्स अपनी तरफ खींच रही है, और जो टीम ए सी बी है, अगर इन केस अगर 50 न्यूटन का ही फोर्स इधर अप्लाई करे, तो यहाँ से जो ये पॉइंट होता है, जो हमारे पास क्या होता है, विनिंग जोन जो होता है, जिसे विनिंग जोन कहते हैं, यहाँ पे एक लाल कलर का रुमाल बांधा होता है। ठीक है, तो उस जोन को हम जिधर की टीम की तरफ चले जाएगा वो जीत जाएगा। अगर ये मूवमेंट कहीं हो ही नहीं, मतलब ये इसका डिस्प्लेसमेंट या तो इधर या तो इधर, ये कहीं हो ही नहीं, तो इस केस में हमारे पास जो होगा वो कौन सा होगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी जीरो वर्क डन। मतलब दोनों पूरा का पूरा फोर्स लगा रहे हैं अपना, और कोई किसी को खींच ही नहीं पा रहा। मतलब ये अगर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये भी अगर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों में से कोई खींच ही नहीं पाएगा। मतलब इतना मोटा होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो देखो अब इसका क्या हुआ, अब इसी केस में अगर मान लो कि हमारे पास क्या हो गया, अब इस 50 न्यूटन के बदले हमारे पास चला गया ये 70 न्यूटन का फोर्स लगा दिया इधर, तो क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा इधर का ना होके वो इधर का हो जाएगा, इधर का हो जाएगा। तो देखो जब टीम बी की बात करेंगे, टीम बी की, उसके लिए कौन सा हो जाएगा हमारे पास, कौन सा वर्क डन हो जाएगा, तो देखो फोर्स भी हमारा इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इधर हो रहा है, मतलब इस टीम के लिए हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव वर्क डन। लेकिन अब जरा इनकी बात करो, पतलुआ सबका, ये लोग को तो खिसिया के लेकर चला जाएगा कहीं भी दूर। ठीक है, तो अब देखो जरा, अब इसकी बात करें हम, तो इन लोगों के लिए क्या है, 50 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, इधर ही लगा रहे हैं, लेकिन ये लोग ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो वो खींच जाएंगे इधर, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा किधर होने लगा, इधर, फोर्स हमारा किधर लगा, इधर, डिस्प्लेसमेंट हमारा किधर हुआ, इधर। तो इन केस के लिए हम इन फॉर टीम बी के लिए जो हम करें, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा नेगेटिव। इस केस के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव वर्क डन होगा, लेकिन इस टीम के लिए हमारा हो जाएगा पॉजिटिव वर्क। अब तीनों का एक साथ हमने कैसे कहा कि शुरू में क्या होता है कि अपना पावर पूरा लगाता है,
तो ना कभी इधर खींच पाता है ना कभी उधर खींच पाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है। जब डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, जीरो वर्क डन, ठीक है। अब लेकिन वही अगर ये लोग मोटका मोटका है सर, ये पतलुआ पतलुआ है सर, तो मोटका मोटका पतलुआ को तो खींचा ले जाएगा, तो मतलब फोर्स ये लोग क्या करेगा, अपनी तरफ खींच रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी अपनी तरफ। जो जीतता है विनिंग टीम के लिए क्या होता है, फोर्स भी उधर ही लगता है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर के साइड में ही होता है, तो उसके लिए क्या होता है, पॉजिटिव वर्क डन। लेकिन जो लूजिंग टीम होती है वो फोर्स तो अपनी तरफ लगाती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसकी तरफ होता है, उसके अपोजिट तरफ, मतलब उसको पतलुआ पतलुआ सब है तो वो क्या करेगा, खींच के लेके चला जाएगा। तो जब खींच के लेके चला जाएगा तो मतलब क्या, जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। तो चलो ये हो गया वर्क का जो भी हमारे पास थ्योरी था, वर्क डन का पूरा प्रॉपर थ्योरी हमारा हो गया खत्म। ये टाइप्स थे इसके, तो अगर चाहो तो इसको पहले इसका टाइप्स लिख लेना और उसके बाद इसको अलग अलग करके इसको डिफाइन कर देना। मैं एक साथ इसलिए डिफाइन किया हूँ कि कंपैरिजन करके समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वर्क का हो गया ख़त्म। अभी थोड़ा काम चल रहा है यहाँ पे, तो आवाज़ें काफ़ी थोड़ा खुट फाट की आवाज़ें ज़्यादा आ रही है, तो अभी वीडियो थोड़े छोटे छोटे बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी 1-2 दिन के बाद वीडियो प्रॉपर आने लगेंगे और प्रॉपर अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा, ठीक है। देखो तो ये हो गया, अब एनर्जी हम कल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।